हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, नीति आयोग के सदस्य हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, भारत का राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति जो है वह क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग के सदस्य होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। नीति आयोग का प्राचीन नाम क्या था? तो नीति आयोग का प्राचीन नाम जो था तो उसी को योजना आयोग क्या कहा जाता था? योजना आयोग कहा जाता था। ठीक है, योजना आयोग कहा जाता था। ठीक है, योजना आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। कब? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जे.एल. नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछ लिया जाए नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसके क्या हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मोदी हो जाएंगे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बात की जाए तो कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति इसका क्या होता है? विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? कर की दर को बढ़ाने को क्या कहा जाता है? समानुपाती कर कहा जाता है, प्रगतिशील कर कहा जाता है, प्रतिगामी कर कहा जाता है कि हास्यमान कर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कैसा था? प्रगतिशील कर होता है। कैसे होता है? प्रगतिशील कर होता है। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो प्रगतिशील कर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? निर्माता पर, विश्व अर्थव्यवस्था पर, उपभोक्ता पर, बिचौलिया पर? तो आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निर्माता पर क्या होता है? अधिक जोर देता है। किस पे? निर्माता पर अधिक जोर देता है। आपूर्ति पक्ष मांग के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करता है, अतः आपूर्ति पक्ष में निर्माता ही अधिक जोर दिया जाता है। अर्थात कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1947 में है, 1950 में, 1945 में, 1946 में? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसमें लगभग 50 देश
एक साथ हस्ताक्षर किए हुए थे। कितने देश? 50 देश एक साथ हस्ताक्षर किए हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसमें वर्तमान समय में लगभग 195 देश हैं। लगभग कितने हैं? 195 देश हैं। चलिए अगला देखते हैं। अबू फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक के, हज़रत ख्वाजा के, नसरुद्दीन चिराग के, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के? तो शेख मुबारक के पुत्र थे। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो शेख मुबारक के पुत्र थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबू फजल जो है मुग़ल काल का एक क्या था? प्रसिद्ध विद्वान या कवि था। क्या था? किस काल का था? मुग़ल काल का। अबू फजल के द्वारा जो है इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? अकबरनामा की रचना की गया। अकबरनामा की रचना किया गया। कौन सी? अकबरनामा की रचना किए गए। और आईने अकबरी, इसी को कहते हैं आईने अकबरी। आईने अकबरी की रचना की किसने की थी? तो अबू फजल ने अकबरनामा की रचना की थी और आईने अकबरी की रचना की थी। इनकी प्रमुख पुस्तक क्या है? आईने अकबरी है और अकबरनामा है। तो ये क्या थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। तो अबू फजल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख मुबारक। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में, 1911 में, 1989 में, 1790 है, 1789 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका करंट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। कब? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत जो है वह किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि से, आनंदमठ से, इंडियन पीपल से, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश इन रूल इंडियन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ से। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बैंकिंग चंद चटर्जी ने की थी। किसने की थी? बैंकिंग चंद चट्टोपाध्याय, बैंकिंग चंद चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। तो आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बैंकिंग चंद चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। तो यह वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आनंद मठ से लिए गए हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है, रूस है, जापान है। तो भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइसलैंड में भूतापी ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? यूरोपीय महाद्वीप के एक देश आइसलैंड में किया जाता है। यह देश कहाँ सा है? आइसलैंड यूरोपीय महाद्वीप से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड इसका भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? आइसलैंड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है? प्रेषक है, साधारक है, परिणय मित्र है, प्रतिरोधक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरक है। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक क्या है? मूलतः क्या है? एक प्रेरक है। ठीक है,
यह क्या है? प्रेरक है। प्रेरक या इसे इंडक्शन का एक वैद्युत अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्शन का एक वैद्युत अवयव कहते हैं। तो चलिए, प्रेरक को साधारण भाषा में चोक या कुंडली भी कहा जाता था। इसको प्रेरक को ही या चोक कह सकते हैं या फिर कुंडली भी कहा जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। क्यूरी किसकी यूनिट है? तो क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियो धार्मिकता की, गामा किरण ऊर्जा की, गामा किरण तीव्रता की, कार्य फलन की। तो क्यूरी यूनिट मतलब क्यूरी किसका मात्रक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियो धार्मिकता की। क्यूरी किसका मात्रक है? रेडियो धार्मिकता की। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी धार्मिक की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मार्स गैस का। तो अग्निशामक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? सोडियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? चीन में है, यूएसए में है, भारत में है, फ्रांस में है। तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर? भारत में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो भारत में है। भारत के कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। तो भारत में मोनेटाइज रेत में ही थोरियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। एक जगह है मोनेटाइज, कहाँ है वह? केरल में। उसी में क्या होता है? सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। तो अर्थात भारत थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। चलिए अगला देखते हैं। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? सितार के हैं, बांसुरी के हैं, संतूर के हैं, तबला के। तो शिव कुमार शर्मा किसके संपादक थे? कौन सा यंत्र बजाते थे? तो इनके द्वारा कौन सा यंत्र बजाया जाता था? तो संतूर। इनके द्वारा कौन सा यंत्र? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संतूर इनके द्वारा बजाया जाता था। ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा कौन सा यंत्र बजाते थे? तो इनके द्वारा संतूर बजाया जाता था। तो चलिए अगला देखते हैं। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ती है। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ती है। कीमतों में कमी, ब्याज दरों में कमी, कीमतों में वृद्धि, ब्याज दरों में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्याजों में कमी। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा का मूलधन के कारण बढ़ती है तो ब्याज दरों में कमी जब आ जाती है तो ही बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
तो विटामिन के है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन ए है। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या कहते हैं इसे? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसे क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता था। यह किस में पाया जाता है विटामिन सी? तो नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है और हरी मिर्च इत्यादि में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून का आना। क्या होता है? मसूड़ों से जो होता है खून निकलता है। ठीक है, स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कौन सा पदार्थ मिलने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है, मैंगनीज ऑक्साइड है। तो कौन सा रंग मिलने में कांच हरा रंग मिलता है? तो इसमें कौन सा मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड पदार्थ में मिलने से कांच को हरा रंग मिलता है। तो क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से क्या मिलता है? हरा रंग मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में। तो एलोरा की गुफाएं जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र कहाँ? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। कितनी? 29 गुफाएं। तो एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? सॉरी, एलोरा में 34 गुफाएं हैं। कितनी हैं? एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। अजंता में 29 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। ठीक है, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? कुल मिला के 34 गुफाएं हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो द्रवों का उच्च से निम्न विभव की प्रवाह, कोशिका क्रिया के बर्नूल सिद्धांत पर, द्रवों की श्यानता के सिद्धांत पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? फाउंटेन पेन किस पर काम करता है? तो कोशिका क्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका क्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। तो चलिए अगला देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका मेघालय में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, केरल में है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर होती है? तो मेघालय राज्य में सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। भारत के मेघालय में
सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर गोरा और खासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? गोरा एवं खासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। यह खासी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर। खासी पहाड़ी पर स्थित है। मानसिन राम क्या है? मानसिन राम जो है यहीं पे सर्वाधिक वर्षा होती है। यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसिन राम है। मानसिन राम कहाँ है? यह मेघालय में स्थित है। तो चलिए, किस पहाड़ी पर स्थित है यह? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय। चलिए अगला देखते हैं। टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर भी कहा जाता है? कहाँ का शेर भी किसे कहा जाता है? मैसूर का, दिल्ली का, आगरा का, ग्वालियर का। तो टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। कहाँ का शेर कहा जाता था? मैसूर का शेर कहा जाता था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। और इन्हें जो है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो अंगला एवं जो ये अंगला और मैसूर, अंगला एवं मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? कब हुआ था? तो 1799 में। कब हुआ था? 1799 में। इसी में ये क्या हुए थे? परलोक सिधार गए थे। इसी युद्ध में इनको परलोक का रास्ता देखना पड़ा था, अंग्ल एवं मैसूर युद्ध में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान को शेर कहाँ कहा जाता था? मैसूर को कहा जाता था। तो चलिए अगला देखते हैं। पंचतंत्र को किसने लिखा था? व्यास के द्वारा। पंचतंत्र को किसके? व्यास के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा, कालिदास के द्वारा। तो कालिदास की रचना कौन सी है? मेघदूतम है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, इत्यादि क्या थी? कालिदास की रचनाएं हैं। तो पंचतंत्र किसकी रचना है? तो विष्णु शर्मा की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। गंडक नदी का संगम स्थल निम्न में से कौन सा है? गंडक नदी का संगम स्थल कौन सा है? गंगोत्री है, कन्नौज है, कैंथी है, हाजीपुरी है। तो गंडक नदी का संगम स्थल क्या है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाजीपुर। कहाँ पर है? हाजीपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाजीपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ पर है? तो हाजीपुर में स्थित है। यहाँ पर क्या हुआ? तो गंगा एवं गंडक नदी का संगम जो है वो कहाँ है? यहाँ गंगा होना चाहिए। गंगा एवं गंडक नदी का संगम कहाँ पर है? हाजीपुर में है। कहाँ पर है? हाजीपुर में। गंगा की बात की जाए तो गंगा कहाँ से निकलती है? जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद है। कहाँ पर? गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद है। अर्थात गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आगरा में है, झांसी में है, इलाहाबाद में है, गोरखपुर में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद में स्थित है। तो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में।
तो कौन सा विद्यालय है? तो राजर्षि टंडन, कौन सा है? राजर्षि टंडन, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह इलाहाबाद में स्थित है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी को, बांगर मिट्टी को, कछरी मिट्टी को, रेगूर मिट्टी को। तो खादर मिट्टी वो होती है जिन्हें नदी के द्वारा बार बार जल आने से जल आता है और फिर चला जाता है, तो उसे खादर कहते हैं। और बांगर मिट्टी उसे कहते हैं जहाँ कई वर्षों में एक आध बार बाढ़ आ जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी। तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेगूर मिट्टी कहा जाता था। यह काले किस रंग की होती है? तो यह काले रंग की होती है। किस खेती के लिए उत्तम होती है? तो यह कपास खेती के लिए क्या होती है? उत्तम मानी जाती है। किस खेती के लिए? कपास खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। कौन सी? काली मिट्टी को कपास खेती के लिए उत्तम माना जाता है। तो इसका निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। तो चलिए अगला देखते हैं। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? महाभाष्य है, मिताक्षर है, माध्यमिक कारिक है, अष्टाध्यायी है। तो पाणिनि के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अष्टाध्यायी है। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।